हेलो एंड वेलकम टू द डीप डाइव। आज हम टेक की दुनिया के एक ऐसे सवाल पर गौर करने वाले हैं जो हर डेवलपर के सामने आता है और 2026 में तो ये और भी ज़रूरी हो जाएगा। मोंगोडीबी चुने या एसक्यूएल। हमारे पास एक बहुत ही शानदार लेख है, मॉडर्न डेटाबेस सिलेक्शन मोंगोडीबी वर्सेस एसक्यूएल 2026। और आज का हमारा मिशन है इसके जरिए ये समझना कि आपके अगले बड़े प्रोजेक्ट की नींव के लिए इन दोनों में से कौन सा बेहतर है। चलिए इसे अनपैक करते हैं। सोचिए आप एक नया ऐप बना रहे हैं और आपको उसके लिए एक डेटाबेस चुनना है। ये फैसला आपके ऐप की स्पीड, स्केल और फ्यूचर सक्सेस पर सीधा असर डाल सकता है। तो आइए इन दोनों के कोर डिफरेंसेस, इनके प्रोज, कॉन्स और फ्यूचर में इनका क्या होने वाला है, इस पर एक गहरी चर्चा करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक टेक्निकल चॉइस नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल चॉइस भी है। ये फैसला तय करता है कि आपका एप्लीकेशन फ्यूचर में आने वाले बदलावों के लिए कितना तैयार है, कितना फ्लेक्सिबल या कितना रिलायबल होगा। ये आपके प्रोजेक्ट की फाउंडेशन है। तो शुरू करने के लिए एकदम बेसिक से समझते हैं, ये दोनों डेटाबेस आखिर हैं क्या? सिंपल शब्दों में इनमें जमीन आसमान का फर्क क्या है? जरूर। मोंगोडीबी एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है। अब इस नो एसक्यूएल शब्द से घबराना नहीं है। इसका मतलब नॉट ओनली एसक्यूएल है। ये डेटा को जेसॉन जैसे डॉक्यूमेंट्स में स्टोर करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लचीलापन। आपको पहले से कोई सख्त ढांचा, जिसे हम स्कीमा कहते हैं, तय करने की जरूरत नहीं होती। सोचिए आपके पास एक फाइलिंग कैबिनेट है जिसमें आप किसी भी तरह का फोल्डर रख सकते हैं। हर फोल्डर का अपना अलग फॉर्मेट हो सकता है। ये उन एप्लीकेशंस के लिए बेहतरीन है जहां डेटा का स्ट्रक्चर तेजी से बदलता है, जैसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स या आईओटी डिवाइसेस से आने वाला डेटा। अच्छा। दूसरी तरफ है एसक्यूएल डेटाबेस, जिन्हें रिलेशनल डेटाबेस भी कहते हैं, जैसे माईएसक्यूएल या पोस्टग्रेसक्यूएल। ये डेटा को पहले से तय किए गए टेबल्स में स्टोर करते हैं, रोज और कॉलम्स में, बिल्कुल एक एक्सेल स्प्रेडशीट की तरह, लेकिन उससे कहीं ज्यादा पावरफुल। इनकी ताकत है डेटा इंटेग्रिटी, यानी डेटा की रिलायबिलिटी और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को हैंडल करने की क्षमता। इन्हें अक्सर फाइनेंशियल सिस्टम्स या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में इस्तेमाल किया जाता है, जहां हर एक डेटा पॉइंट का 100% एक्यूरेट होना क्रिटिकल होता है। ये बहुत दिलचस्प है। तो ये सिर्फ तकनीक का नहीं, बल्कि सोच का भी अंतर है। एसक्यूएल कहता है पहले दुनिया के सारे नियम तय करो, फिर काम शुरू करो। जैसे एक आर्किटेक्ट जो बिल्डिंग बनाने से पहले एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट बनाता है। वही मोंगोडीबी कहता है चलो शुरू करते हैं और रास्ते में सीखते और बदलते रहेंगे, जैसे एक खोजकर्ता जो नक्शा बनाते हुए सफर करता है। ये फिलोसॉफिकल डिफरेंस ही शायद सबसे बड़ा टेक अवे है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही कोर फिलॉसफी है जो इनके सारे टेक्निकल डिफरेंसेस को जन्म देती है। तो चलिए उन टेक्निकल डिफरेंसेस पर आते हैं। जब एक डेवलपर इन दोनों में से चुन रहा होता है, तो वो कौन से मुख्य अंतर हैं जिन पर उन्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? मेरे हिसाब से 4 बड़े अंतर हैं। पहला तो यही है डेटा स्ट्रक्चर या डेटा का ढांचा। जैसा हमने अभी बात की, मोंगोडीबी में फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मान लीजिए आपने एक यूजर प्रोफाइल बनाई जिसमें सिर्फ नाम और ईमेल था। कल को आपको लोकेशन जोड़ना है, तो आप बस नए यूजर्स के लिए वो फील्ड ऐड कर दीजिए, पुराने वालों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, जबकि एसक्यूएल में आपको पहले टेबल का स्ट्रक्चर बदलना होगा, एक नया कॉलम ऐड करना होगा, जो कि एक बड़ी प्रोसेस हो सकती है। और स्केलेबिलिटी के बारे में क्या? ये शब्द हम बहुत सुनते हैं, खासकर जब कोई ऐप वायरल हो जाता है और यूजर्स का ट्रैफिक अचानक बढ़ जाता है। ये दूसरा और बहुत बड़ा अंतर है, स्केलेबिलिटी। मोंगोडीबी को हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के लिए डिजाइन किया गया है। सोचिए आपके रेस्टोरेंट में एक ही शेफ है और ज्यादा ऑर्डर आने पे आप उसे और तेज और बेहतर चाकू छुरी दे रहे हैं। यह है वर्टिकल स्केलिंग, जो एसक्यूएल का ट्रेडिशनल तरीका है। एक पॉइंट के बाद ये बहुत महंगा हो जाता है। वहीं मोंगोडीबी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करता है, जहां आप ज्यादा ऑर्डर आने पर एक और शेफ काम पर रख लेते हैं, फिर और ऑर्डर आए तो एक और शेफ। आप लोड को कई सस्ती मशीनों में बांट देते हैं। इसे स्केल आउट करना कहते हैं, और ये लार्ज स्केल एप्लीकेशंस के लिए अक्सर ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। वाओ, ये एनालॉजी तो कमाल की है। एसक्यूएल में एक सुपर शेफ और मोंगोडीबी में शेफ्स की पूरी टीम। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर हो गया, स्केलेबिलिटी हो गई। अब डेटा से बात करने का तरीका, यानी क्वेरी लैंग्वेज। बिल्कुल, ये हमारा तीसरा अंतर है, क्वेरी लैंग्वेज। मोंगोडीबी की अपनी क्वेरी लैंग्वेज है जो जेसन स्टाइल ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करती है। ये सीधी सादी क्वेरीज के लिए काफी आसान है।
दूसरी तरफ एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज दशकों से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रही है। ये कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस के लिए बनी है। जैसे कि मान लीजिए आपको ये जानना है कि पिछले महीने किन 5 शहरों के कस्टमर्स ने सबसे ज्यादा मोबाइल फोन्स खरीदे और साथ में स्क्रीन गार्ड भी लिया। इस तरह के जटिल सवाल एसक्यूएल बहुत आसानी से और एफिशिएंटली जवाब दे सकता है, क्योंकि वो डेटा को जॉइन करने में माहिर है। समझ गए। और चौथा और शायद सबसे जरूरी पॉइंट, आप असल में बना क्या रहे हैं, यूज केसेस। एग्जैक्टली ये सब इसी बात पर आकर टिकता है। संक्षेप में कहें तो MongoDB उन प्रोजेक्ट्स के लिए आइडियल है जहां डेवलपमेंट की स्पीड बहुत जरूरी है, जहां अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है और रियल टाइम एनालिटिक्स चाहिए। जैसे सोशल मीडिया फीड्स, ब्लॉग्स। हाँ, या मोबाइल ऐप्स। और एसक्यूएल वहां चमकता है जहां डेटा की कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी नॉन निगोशिएबल है, जैसे बैंकिंग सिस्टम्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट या ई-कॉमर्स चेकआउट प्रोसेस, जहां हर ट्रांजैक्शन का सक्सेसफुल या फेल होना क्रिटिकल होता है। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। और इन यूज केसेस को और बेहतर समझने के लिए चलिए इनके कोर स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को सीधे सीधे कंपेयर करते हैं। MongoDB से शुरू करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या मानी जाती है? जो लेख हम देख रहे हैं वो MongoDB के 3 मुख्य फायदे गिनाता है। सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी। आप बिना किसी रुकावट के अपने डेटा मॉडल को इवॉल्व कर सकते हैं। ये अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के लिए एक वरदान है जो अभी भी अपने प्रोडक्ट को फिगर आउट कर रहे हैं। दूसरा, हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी, जिसकी हमने शेफ्स की टीम वाली एनालॉजी से बात की। और तीसरा, फास्ट रीड राइट ऑपरेशंस, क्योंकि रिलेटेड डेटा अक्सर एक ही डॉक्यूमेंट में स्टोर होता है तो उसे रिट्रीव करना तेज होता है। ठीक है, पर इसके नुकसान भी तो होंगे। हाँ, बिल्कुल। ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस को उतने अच्छे से हैंडल नहीं करता जितना एसक्यूएल करता है। और इसका दूसरा बड़ा कॉन है डेटा इनकंसिस्टेंसी का खतरा। क्योंकि कोई तय स्कीमा नहीं है, तो हो सकता है एक डेवलपर यूजर नेम फील्ड बना दे और दूसरा यूजर नेम। अगर इसे ठीक से मैनेज ना किया जाए तो डेटा में गड़बड़ी हो सकती है। एक मिनट रुकिए, इनकंसिस्टेंसी का खतरा सुनने में काफी बड़ा लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि एक बड़ी टीम के साथ काम करते हुए MongoDB में सब कुछ अस्त-व्यस्त हो सकता है? इससे तो क्योस हो जाएगा। इसे असल में कैसे मैनेज किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे मैनेज करने के लिए Mongoose जैसी ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग या ODM लाइब्रेरीज का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके एप्लीकेशन लेवल पर एक तरह का स्कीमा एनफोर्स करती हैं, ताकि डेवलपर्स एक ही स्ट्रक्चर को फॉलो करें। तो आप MongoDB की फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा भी उठाते हैं और अपने कोड के जरिए कंसिस्टेंसी भी बनाए रखते हैं। अच्छा, लेकिन हाँ, ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपकी टीम पर आती है। समझ गया। तो पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अब बात करते हैं एसक्यूएल की। इसके दशकों पुराने होने के क्या फायदे हैं? एसक्यूएल की सबसे बड़ी ताकत है उसकी रिलायबिलिटी, और इसका कारण है एसिड प्रॉपर्टीज। ये 4 अक्षर हैं: एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। आसान भाषा में समझिए, ये एक बैंक ट्रांजैक्शन जैसा है। या तो पैसा ए के अकाउंट से निकलकर बी के अकाउंट में 100% पहुंचेगा, कमिट, या फिर ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा और पैसा ए के पास ही रहेगा, रोल बैक। बीच में पैसा हवा में गायब नहीं हो सकता। एसक्यूएल यह गारंटी देता है। ये इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये तो बहुत पावरफुल गारंटी है, खासकर जहां पैसों का मामला हो। और दूसरी ताकतें? दूसरा, जैसा हमने कहा, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को हैंडल करने की इसकी बेजोड़ क्षमता। और तीसरा, एक बहुत मैच्योर इकोसिस्टम। दशकों से होने की वजह से इसके लिए टूल्स, डॉक्यूमेंटेशन और एक्सपर्ट डेवलपर्स की कोई कमी नहीं है। आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कम्युनिटी फोरम्स पर मिल जाएगा। सही बात है। और इसके नुकसान? अगर आपको अपने ऐप के बड़े होने के साथ डेटा मॉडल में बड़े बदलाव करने हैं, तो ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गई आज की कहानी। पर हम 2026 की बात कर रहे हैं। हमारा सोर्स 2026 के लिए कुछ फ्यूचर ट्रेंड्स पर भी प्रकाश डालता है। तो इस लड़ाई पर भविष्य में किन चीजों का असर पड़ने वाला है? ये बहुत जरूरी सेक्शन है। पहला ट्रेंड है क्लाउड इंटीग्रेशन। आज की तारीख में आप शायद ही कोई सर्वर खुद मैनेज करना चाहें। MongoDB Atlas और Amazon RDS फॉर Postgres जैसी मैनेज्ड सर्विसेज ने डिप्लॉयमेंट और स्केलिंग को बच्चों का खेल बना दिया है। तो अब चुनाव इस पर भी निर्भर करता है कि कौन सा डेटाबेस आपके क्लाउड प्रोवाइडर के साथ बेहतर इंटीग्रेटेड है और किसकी मैनेज सर्विस आपकी ज़रूरतों और बजट में फिट बैठती है। सिक्योरिटी तो हमेशा ही एक बड़ा मुद्दा रहता है और ये बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल। दूसरा ट्रेंड है डेटा सिक्योरिटी। साइबर थ्रेट्स के बढ़ने के साथ दोनों डेटाबेस के सिक्योरिटी फीचर्स को बारीकी से देखना होगा। कौन बेहतर इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल और ऑडिटिंग कैपेबिलिटीज दे रहा है।
क्या एसक्यूएल का स्ट्रक्चर्ड नेचर उसे इनहेरेंटली ज्यादा सिक्योर बनाता है, या ये सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करता है? ये एक बड़ा सवाल बन जाएगा। और आज के दौर में एआई को कैसे भूल सकते हैं? और ये सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है, ये तीसरा और सबसे फैसिनेटिंग ट्रेंड है, एआई और मशीन लर्निंग। सोचिए, एक एआई मॉडल को लगातार बदलते हुए यूजर डेटा से सीखना है। आज यूजर ने सिर्फ अपना नाम बताया, कल लोकेशन, परसों अपनी पसंद। मोंगोडीबी का फ्लेक्सिबल स्कीमा इस तरह के डायनामिक डेटा के लिए स्वाभाविक रूप से ज्यादा अनुकूल लगता है। लेकिन क्या एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए क्लीन, कंसिस्टेंट और रिलायबल डेटा की जरूरत नहीं होती, जो कि एसक्यूएल की सबसे बड़ी ताकत है? अगर गार्बेज इन गार्बेज आउट है, तो क्या एसक्यूएल का स्ट्रक्चर्ड डेटा एआई के लिए ज्यादा भरोसेमंद नहीं होगा? यहीं पर चुनाव बहुत दिलचस्प हो जाता है। एग्जैक्टली, यही तो बहस है। एक तरफ एआई को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ताकि वो नए पैटर्न सीख सके, दूसरी तरफ उसे रिलायबल डेटा चाहिए ताकि वो सही चीजें सीखे। शायद इसका जवाब हाइब्रिड सिस्टम्स में हो। और चौथा पॉइंट भी इसी से जुड़ा है, कम्युनिटी एंड सपोर्ट। एसक्यूएल की कम्युनिटी बहुत बड़ी और स्टेबल है, जबकि मोंगोडीबी की कम्युनिटी बहुत एक्टिव और मॉडर्न डेवलपमेंट पर फोकस्ड है। एआईएमएल जैसी नई चीजों के लिए आपको किस कम्युनिटी से बेहतर सपोर्ट मिलेगा, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। लेख के एफएक्यू सेक्शन में भी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें थीं। जैसे एक आम सवाल होता है कि क्या इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, और असल दुनिया में ऐसा बहुत होता है। ये एक आम धारणा है कि आपको एक को चुनना होता है, लेकिन कई बड़े एप्लीकेशंस दोनों की ताकत का लाभ उठाने के लिए हाइब्रिड अप्रोच का उपयोग करते हैं। कोई उदाहरण है? एक क्लासिक एग्जाम्पल है ई-कॉमर्स साइट। वो अपने प्रोडक्ट कैटलॉग, यूजर रिव्यूज और सेशन डेटा के लिए मोंगोडीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये डेटा तेजी से बदलता है। लेकिन पेमेंट प्रोसेसिंग, ऑर्डर हिस्ट्री और इन्वेंट्री मैनेजमेंट जैसे क्रिटिकल ऑपरेशंस के लिए वे एसक्यूएल का इस्तेमाल करेंगे, जहां एसिड गारंटी जरूरी है। एक और चौंकाने वाली बात जो मुझे सोर्स में मिली वो ये थी कि आधुनिक एसक्यूएल डेटाबेस जैसे पोस्टग्रेसक्यूएल अब जेसन डेटा को नेटिवली सपोर्ट करते हैं। क्या ये दोनों के बीच की रेखा को थोड़ा धुंधला नहीं करता? क्या ये एसक्यूएल का मोंगोडीबी बनने की कोशिश करना नहीं है? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये एसक्यूएल के इवोल्यूशन को दिखाता है। वे नो एसक्यूएल की पॉपुलैरिटी को देख रहे हैं और मॉडर्न नीड्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, कोर फिलॉसफी अभी भी अलग है। एसक्यूएल में जेसन सपोर्ट एक फीचर है, जबकि मोंगोडीबी का पूरा आर्किटेक्चर ही डॉक्यूमेंट्स पर आधारित है। एसक्यूएल में आप जेसॉन डेटा पर कॉम्प्लेक्स रिलेशनल जॉइंस उतनी आसानी से नहीं कर सकते। तो हाँ, रेखा धुंधली हुई है, लेकिन मिटी नहीं है। और आखिरी सवाल, क्या एक से दूसरे में स्विच करना मुश्किल है? मान लीजिए किसी ने मोंगोडीबी से शुरुआत की और बाद में उसे लगा कि उसे एसक्यूएल की जरूरत है। ये मुश्किल हो सकता है। आपको ना सिर्फ डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे में बदलना होगा, जिसे डेटा माइग्रेशन कहते हैं, बल्कि अपने एप्लीकेशन के कोड का वो सारा हिस्सा फिर से लिखना होगा जो डेटाबेस से बात करता है। तो ये छोटा काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये पहला फैसला इतना जरूरी होता है। ये शादी करने जैसा है। तलाक लेना मुश्किल और महंगा हो सकता है। तो आज के इस गहरी पड़ताल का निष्कर्ष क्या है? ऐसा लगता है कि इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। बिल्कुल। 2026 में मोंगोडीबी वर्सेस एसक्यूएल की लड़ाई में कोई एक क्लियर विनर नहीं है। चुनाव इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कौन सा बेहतर है, बल्कि इस पर कि आपके स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए कौन सा सही है। तो अगर हम इसे समेटे तो कह सकते हैं कि अगर आपके प्रोजेक्ट को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आप तेजी से आइटरेट करना चाहते हैं और आपको बड़े पैमाने पर स्केल करने की जरूरत है, खासकर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ, तो मोंगोडीबी एक बहुत मजबूत दावेदार है। ये एक्सप्लोरर की सोच है। सही। और अगर आपके लिए डेटा इंटेग्रिटी, रिलायबिलिटी और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस नॉन नेगोशिएबल हैं और आपका डेटा स्ट्रक्चर्ड है, तो एसक्यूएल का आर्किटेक्ट वाला अप्रोच शायद बेहतर विकल्प है। बिल्कुल। और जैसे जैसे तकनीक इवॉल्व हो रही है, इन दोनों के बीच की रेखाएं धुंधली होती जाएंगी। लेकिन प्रत्येक के कोर फिलॉसफी को समझना एक सक्सेसफुल और फ्यूचर प्रूफ एप्लीकेशन बनाने के लिए हमेशा क्रिटिकल रहेगा। ये सिर्फ टूल्स चुनने के बारे में नहीं है, बल्कि सही काम के लिए सही फिलॉसफी चुनने के बारे में है। और जाते जाते आपके लिए एक विचार,
हमने एआई इंटीग्रेशन पर बात की, तो सोचने वाली बात यह है, एआई के प्रभुत्व वाले भविष्य में जहां सिस्टम को लगातार सीखना और अडैप्ट करना पड़ता है, क्या वो डेटाबेस जो अपनी संरचना को ज्यादा आसानी से सीख और बदल सकता है, जैसे मोंगोडीबी, अंततः उस पर बढ़त हासिल कर लेगा जिसे एक कठोर पूर्व निर्धारित दुनिया की जरूरत है, जैसे एसक्यूएल? या फिर एआई को रिलायबल और कंसिस्टेंट डेटा की इतनी ज्यादा जरूरत होगी कि एसक्यूएल की कठोरता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी और उसे एआई का फाउंडेशनल पिलर बना देगी? इस पर जरूर सोचिएगा।